block elements, right? Online classes, we have completed chapter thermodynamics also. Now we are going to move to our next topic, which is chapter number 11, P block elements, right? P block elements is very important topic for your examination point of view. First point. Second point, in the P block elements, you have to study several topics, in which first one is general characteristics of P block elements. Second one is you have to study group 13 and group 14 only, their physical and their chemical properties. Another one is various compounds of group 13 and group 14. And last, use. Okay. But as you know very well, due to COVID situation, some of your topic has been deducted, and this also has been deducted from P block elements. So you have to study only these three topics right now in your syllabus. Compounds and their uses are not in your syllabus. Clear? तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स. अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो होगा आपका एटलीस्ट 6 to 7 मार्क्स का. और चैप्टर बहुत ही इजी है क्योंकि सारा का सारा चैप्टर थ्योरेटिकल है बेसिकली. और दूसरी बात जो आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब चीजें आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है इन योर चैप्टर नंबर 3 इन द सेम क्लास. जब हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था पीरियोडिक टेबल, द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन इट एंड देयर प्रॉपर्टीज, तो उसके अंदर हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर ली थी. तो आप लोगों का जो मेन फोकस रहने वाला है वो सिर्फ ग्रुप 13 और ग्रुप 14 पर रहने वाला. ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है एंड 6 to 7 मार्क्स को स्कोर करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है. इनफैक्ट ये आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके पूरे एग्जाम में, बिकॉज़ 6 to 7 मार्क्स इज अ नाइस मार्जिन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इन चैप्टर नंबर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स. अगर मैं क्लास 11 की बात करूं, आप लोगों के फिलहाल के लेवल की बात करूं, आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही ग्रुप पढ़ने हैं, ग्रुप 13 और ग्रुप 14. क्लियर? फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम कुछ एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम क्यों देते हैं, ऐसा उनमें क्या स्पेशल है दैट वी कॉल देम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो एलिमेंट्स हैं इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द पी सबशेल. क्या बोलूं जी मैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर करता है. मान लीजिए यू हैव बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड. ठीक, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है आपके ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में एंटर करते हैं, पी ब्लॉक के कहलाए जाते हैं. रीजन बीइंग दैट अगर मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका पी सबशेल के अंदर प्रेजेंट है. सपोज दिस इज प्रेजेंट इन 2p1. अगर मैं कार्बन की बात करूं, आपको पता है कार्बन जो है हमारा उसका एटॉमिक नंबर 6 है, दैट मींस 1s2 2s2 2p2. इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी पी सबशेल में एंटर कर रहा है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी पी सबशेल में एंटर कर रहा है. तो क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. ठीक है जी? सो वेरी फर्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट इट विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ग्रुप 13 और ग्रुप 14 एलिमेंट्स की, या फिर अगर मैं पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बोलूं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अभी हमने डिस्कस किया है कि पी ब्लॉक एलिमेंट है, दैट मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन पी शेल में होना ही चाहिए. तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरली वो है ns2 np126, ns2 np126. तो 13 14 15 16 17 एंड 18 हर एक में क्या होगा, 13 में 2p1 है, 14 में 2p2 है, 15 में होगा p3, 16 में p4, 15 में p5 और लास्ट में जो है आपका p6 जो कि आपकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है जी? तो
जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गई। सेकेंड पॉइंट है जितने भी एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक शेल के अंदर वो जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की तरह बिहेव। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड होंगे, कुछ गैस होंगे, बट मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स they generally are found in the form of gaseous state when they are present at the room temperature. जब वो रूम टेम्परेचर पर है तो वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है जी। सॉलिड और लिक्विड के भी कुछ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं करूं बात कार्बन के किसी एलोटोप की, फॉर एग्जांपल कोयल, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारे आपके कार्बन के एलोटोप से कार्बन के टाइप्स हैं जो कि सॉलिड होते हैं, ठीक है। कुछ एक एलिमेंट आपके लिक्विड फॉर्म में भी होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक, बट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स दे विल बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट, ठीक है जी। चलिए थर्ड पॉइंट है आपका all the p block elements they can exist as metals, non metals as well as metalloids, ठीक है जी। अब इस पॉइंट को आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। आपने चैप्टर नंबर 3 में स्टडी किया था कि जब हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है। मैं क्या बोल रही हूँ कि जब हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड kept on increase. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बोरोन की, कार्बन की, नेक्स्ट मान लीजिए आपका ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और लास्ट में क्या था नियोन। जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हो तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट, क्योंकि अलोंग द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करूंगी तो डाउन द ग्रुप में आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर kept to decrease down the group. For example, अगर मैं बात करूं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड की, हमने क्या सीखा कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है, दैट मींस मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट मेरा जो लेड है वो क्या है मेटल, जो टिन है वो क्या है मेटल, या आपका जर्मेनियम क्या है नॉन मेटल, सॉरी वो मेटलोइड, और जो आपका कार्बन है वो आपका क्या है नॉन मेटल। बात समझ में आ रही है? यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता जा रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है जी। कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल है, बिल्कुल सही बात है जी। जर्मेनियम आपका मेटेलोइड है, टिन और लेड ये दोनों ही आपके स्टोन मेटल में काउंट होते हैं। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे बात करूं थैलियम की, ये भी आपका मेटल के फॉर्म में कंसीडर होता है। इंडियम भी ऑलमोस्ट मेटल। एल्यूमिनियम को हम ऐसा बोलते हैं कि मेटल है, हम उसको मेटल के तौर पे यूज भी करते हैं, बट स्टिल उसमें मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा सा कम है, मेटेलोइड कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा है, ठीक है जी। बोरोन जो है बच्चे उसका भी सेम कंसेप्ट है, कुछ लोग इसको नॉन मेटल बोलते हैं, कुछ बुक्स में आपको इसको मेटलोइड के फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा जब हमने अपना पी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी किया था, जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी की थी, तो हमने ये देखा था कि हमारे कई सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डायगोनल रिलेशनशिप में प्रेजेंट होते हैं, डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे मेटलोइड्स कैटेगरी में है ध्यान। कौन कौन से थे वो? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये सारे हमारे किसमें कंसीडर होते हैं मेटलोइड्स, ठीक है जी। ओके नाउ
आप लोगों ने सिर्फ यहाँ तक स्टडी करना है ग्रुप 13 और 14 में, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम p ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक जनरल कॉन्फ़िगरेशन स्टडी में 3 पॉइंट हमने स्टडी कर लिए। मेटालिक कैरेक्टर क्यों अलोंग द पीरियड इंक्रीज हो रहा है, क्यों डाउन द ग्रुप इसके ऊपर ऐसे इफेक्ट पड़ रहा है, ये हम स्टडी करेंगे अच्छे से जब हम अपने दोनों ग्रुप को स्टडी करेंगे वन बाय वन, 13 को ग्रुप 14 को, उसमें हम ये कैरेक्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। बट फिलहाल आपको ये बातें याद रखनी है कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। यही रीजन है कि बीच में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कि आपके मेटलॉइड की तरह बिहेव, यानी ना तो वो प्योर मेटल है और ना ही वो प्योर नॉन मेटल। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पर। हमने 3 पॉइंट ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। फोर्थ पॉइंट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ ऐसा होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, कितनी स्ट्रॉन्ग उसकी रिएक्टिविटी होगी। अब दोबारा से हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। हमने स्टडी किया है कि आपके जो ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स हैं लाइक बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, हीलियम और थेरियम, ये जो आपकी ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 और Np1, 2 और 1। ठीक, सेम एज इट इज अगर मैं ग्रुप 14 की बात करूं, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? NS2 Np2, यानी 2 और 2 4, यानी ये टोटल 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। बट जैसे जैसे हमने अपने कंपाउंड्स को बहुत अच्छे से स्टडी करना शुरू किया और ज्यादा डिटेल में को पढ़ना शुरू किया, तो हमने ये देखा कि हमारे वो एलिमेंट्स जो कि हैवियर है, जिनका साइज बड़ा है, हैवियर का मतलब जिनका साइज बड़ा है, जिनका वेट बड़ा है, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एक एक्स्ट्रा शेल ऐड होती जाती है और हमारे एटम का साइज इंक्रीज होता है, यानी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज बड़ा होगा डाउन द ग्रुप वाले एलिमेंट एज कंपेयर टू ऊपर वाले एलिमेंट से बड़े होंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हमारे जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, खासकर सबसे लास्ट वाला जो आपका एलिमेंट है, वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। और इतना ही नहीं, आपका जो लेड है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और ज्यादा बेटर वे में शो करता है, उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा है एज कंपेयर टू +4। क्या बोलना चाह रही हूं मैं? saying whenever we go down the group, the oxidation state, और कौन से वाली? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, it become more stable, it become more stable, यानी +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट लेड ज्यादा अच्छे से शो करेगा एज कंपेयर टू +4। रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसको हम इस वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है जी, तो क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट वो समझने की कोशिश कीजिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो दो अलग अलग वर्ड से बना है, एक इनर्ट और एक पेयर। इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब होता है इनर्टनेस, नॉन रिएक्टिवनेस, स्टिफनेस अगर मैं बोलूं। और पेयर का मतलब आपको पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कुछ ऐसा होता है कि जैसे जैसे हम हैवी एलिमेंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, उनके जो s ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है s ब्लॉक के, वो रिएक्टिविटी दिखाना, शो करना बंद कर देते हैं
वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर रिलीज करने में रिलक्टेंस शो करते हैं। रिलक्टेंस मतलब वो आनाकानी करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर रिलीज करना पसंद नहीं करते। सो व्हाट आई एम सेइंग, reluctance of s electron pair participating in bonding is known as inert pair effect. हमारे जो s इलेक्ट्रॉन है उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को देने से कर दिया है मना, तो NH2 जो है वो एज इट इज रहेगा, उसके इलेक्ट्रॉन बाहर रिलीज नहीं हो पाएंगे। तो कौन से इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ p ब्लॉक। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट इसके साथ रिलीज होने में भी, इसके साथ रिलीज होने में +4 होनी चाहिए थी, अब वो लिमिट होकर के, अब वो कम होकर के सिर्फ और सिर्फ +2 तक रह गई। ठीक है जी। तो अगर मैं Z की बात करूं तो मान लीजिए ये आपका 2s 3s 4s 5s 6s और 6p। तो आपका जो लेड है उसकी स्पोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 6p2। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खुद को एक्साइटेड होने से मना कर देंगे, ये खुद को रिलीज करने से मना कर देंगे, ये एज इट इज रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन ही रिमूव होंगे और आपका लेड क्या बनेगा, 2 पॉजिटिव एज कंपेयर टू लेड 4 पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही शो नहीं करेगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को भी रिलीज करेगा, लेकिन हमें उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तभी जाकर के ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड। तो मैं क्या बोलूंगी कि लेड 2 पॉजिटिव जो है उसकी चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू लेड 4 पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं बात करूं जर्मेनियम की या अगर मैं बात करूं टीम की, उसके केस में 4 पॉजिटिव स्टेबल है 2 पॉजिटिव में, या जर्मेनियम की बात करूं, क्यों, क्योंकि उस टाइम हमारे s इलेक्ट्रॉन चुपचाप आराम से शांति से बाहर रिलीज हो रही हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। ठीक है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बोला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And why this is so? This is due to inert pair effect. Inert pair effect. क्लियर है मेरी बात? तो ये p ब्लॉक एलिमेंट की एक और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या इंपॉर्टेंटली है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, which is, अच्छा इससे पहले मैं एक छोटी सी बात और आपको बतानी है, जो एक जनरल नेचर है p ब्लॉक एलिमेंट्स का। हमने अभी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा, इससे थोड़ी देर पहले हमने मेटल और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था। तो इन दोनों को मैं कंबाइन करके पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो ऑक्साइड्स हैं इन पूरे के पूरे p ब्लॉक एलिमेंट्स की, अगर मैं मेटल की बात करूं तो वो कैसे हैं, बेसिक। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो वो कैसे होते हैं, एसिडिक। ये p ब्लॉक की बात नहीं है, कोई भी ग्रुप का एलिमेंट उठा लो उसके ऑक्साइड ऐसे होते हैं, मेटल वाले बेसिक होते हैं, नॉन मेटल वाले एसिडिक। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, NO2 की, कार्बन आपका नॉन मेटल है, नाइट्रोजन आपका नॉन मेटल है, ये दोनों। अगर मैं बोरोन की बात करूं, बोरोन आपका बोरिक एसिड की फॉर्मेशन होता है Sp2। तो ये आपके के सारे क्या है, एसिडिक इन नेचर। ठीक है जी। बट अगर मैं बात करूं मेटल्स की, स्ट्रॉन्ग मेटल्स की, फॉर एग्जांपल लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड एंड सो ऑन, ये दोनों आपके कैसे हैं, बेसिक इन नेचर। बट यहाँ पे एक जनरल बात और है, एक एक्स्ट्रा बात और है। हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मेटेलोइड की फॉर्म में होती हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन। ये हमने स्टडी किया था अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ मेटल्स, कुछ कंपाउंड एलिमेंट्स हमारे ऐसे होते हैं जो मेटेलोइड की तरह बिहेव करते हैं। तो जो मेटेलोइड के ऑक्साइड्स होंगे वो किसकी तरह बिहेव करेंगे जी, एम्फोटेरिक। वो एम्फोटेरिक होंगे इन द नेचर, they are the amphoteric in the
नेचर। क्लियर है? एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? एम्फोटेरिक का मतलब ये है जी कि ऐसे ऑक्साइड्स एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और ऐसे ऑक्साइड बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। यानी अगर मैं अपने एल्यूमिनियम वाले ऑक्साइड की बात करूं जो भी हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटेलॉइड है, वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो जर्मेनियम की बात करूं, अगर मैं उस ऑक्साइड को बेस के अंदर डालूं सपोज NaOH में, तब हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर मैं अपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड में डाल रही हूं, उस टाइम ये हमारा बेसिक है। यानी ऐसे ऑक्साइड जो बेसिक भी हैं, जो एसिडिक भी हैं और जो टाइम आने पर दोनों प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और वो कौन से होंगे? मेटलॉइड्स। ठीक है, और पी ब्लॉक में मेटलॉइड खासकर ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए मैंने ऑक्साइड को यहाँ पे उठाया है, ऑक्साइड के पॉइंट को आपको समझाने की कोशिश। ठीक है जी, चलिए 4 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। Also known as oxides. Let's move to the next topic, which is the fifth general characteristics of p block elements. That is difference in the behavior of first element. Difference in the behavior of first element. इस पॉइंट क्या बोला जी? Difference in behavior of first element of group. Each group अलग-अलग। बेटा जी ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, कि आपको ये चीजें याद होंगी कि ये पॉइंट मैंने कई बार उठा लिया। ये पॉइंट आपको एग्जाम में भी मिला था जब हमने एस ब्लॉक में स्टडी किया कि हमारा कोई भी एलिमेंट, किसी भी ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट वो बाकी सब एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। अगर मैं एस ग्रुप की बात करूं, एस ग्रुप में क्या था जी? लिथियम, बेरिलियम। हमने पढ़ा था कि लिथियम और बेरिलियम अपने अपने ग्रुप से अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। सेम एज इट इज हमारा जो बोरोन है वो अपने पूरे के पूरे ग्रुप से अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, हमारा जो कार्बन है वो पूरे के पूरे ग्रुप से अलग प्रॉपर्टी शो, यानी ये सबसे डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। और हमने इसको किसका नाम दिया था? एनामलस बिहेवियर का। याद है? बिल्कुल याद है जी कि हमारा हर एक एलिमेंट पूरे के पूरे ग्रुप से कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है, जिसको हमने नाम दिया था एनामलस बिहेवियर, यानी डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। और हमें ये भी याद है कि उसके कुछ स्पेसिफिक रीजन थे। फर्स्ट रीजन क्या था? स्मॉल साइज। सेकंड रीजन क्या था? हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड रीजन क्या था? एब्सेंस ऑफ वैकेंट d orbitals। ठीक, पढ़ा था हमने सब चीजें। नाउ अनदर पॉइंट इज, ये सब तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एनामलस बिहेवियर शो करता है। लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ये जो एनामलस बिहेवियर है हमारे ग्रुप 13 के और 14 एलिमेंट्स के, इनकी वजह से कुछ बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज अराइज होती हैं, जिनको पी ब्लॉक में थोड़ा हाईलाइट करके समझाया। यानी हम अब स्टडी करेंगे कि इन एनामलस बिहेवियर की वजह से, इन रीजंस की वजह से बोरोन और कार्बन की कौन कौन सी अलग अलग प्रॉपर्टी। ठीक है, और वो हम पॉइंट वाइज समझने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा वैलेंसी, कोवैलेंसी ऑफ 4। मैं हेडिंग दे रही हूं इसको, इफेक्ट ऑफ एनामलस बिहेवियर, इफेक्ट ऑफ एनामलस बिहेवियर। फर्स्ट मैं हेडिंग दे रही हूं कोवैलेंसी ऑफ 4। कोवैलेंसी ऑफ 4 का मतलब क्या है?
सपोज मैं बोरोन की बात कर रही हूँ, आपको पता है बोरोन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 4, दैट मींस हीलियम 2s2 होता है, जो भी ये होता है 2s2। अगर मैं अपने बोरोन की बात करूं, इसकी जो ग्राउंड स्टेट है, इसका जो ग्राउंड स्टेट है वो यही है 2s2। अगर मैं इसके एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर के अंदर जंप कर जाता है, पता है ना। तो 2s2 है, दैट मींस ऐसा कुछ। जैसे ही मैंने उसको एनर्जी प्रोवाइड की, जो इलेक्ट्रॉन 2s2 में प्रेजेंट था वो जंप होकर हायर स्टेट में चला, यानी p1 में तो है ही है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे वाले में एलिमेंट के अंदर प्रोसीड हो, ठीक है। अब क्या होगा, आप लोगों को पता है कि हमारे सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिसिपेट ओनली। या फिर अगर कोई हमारे पास एम्प्टी स्पेस हो, वहां पर अपना दूसरा कोई एलिमेंट अपनी इलेक्ट्रॉन रख सकता है ताकि वो उसके साथ बॉन्डिंग कर सके। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि सिर्फ 1, 2 और 3 ही स्पेस है, ज्यादा से ज्यादा एक स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है, 1, 2, 3 और 4। क्या इसके बाद वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहीं और रख सकता है? अगर वो इलेक्ट्रॉन और लेना भी चाहिए, उसके पास वो स्पेस ही नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को आगे रख सके या अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा सके। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ 4 ही आपके जो एलिमेंट्स हैं वो बोरोन के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल BF4, ठीक। सेम एज इट इज अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन भी आपका फर्स्ट एलिमेंट है ना, बस ये शो करता है। तो आपका जो कार्बन है जी, उसका होता है हीलियम 2s2 2p2, यानी ऐसा कुछ। जब मैं उसको एक्साइटेड कराऊंगी तो 2s1 ठीक रहेगा और 2p1 में एक्साइट होके एक इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव कर इलेक्ट्रॉन यहां पे, ठीक। सेम एज इट इज यहाँ पर भी क्या है, 1, 2, 3 और 4, सिर्फ 4 ही कोवेलेंसी है, जिसकी वजह से 4 ही कोई भी एलिमेंट इसके साथ आकर रिएक्ट कर सकते हैं, इसके साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CCl4, ठीक। बट अगर मैं बाकी एलिमेंट्स की बात करूं, सिलिकॉन की, जर्मेनियम की, सपोज मैं सिलिकॉन की बात करती हूँ, आपका जो सिलिकॉन है वो 3rd पीरियड के अंदर प्रेजेंट है, और हमने पढ़ा है कि सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ही ऐसे होते हैं जिनके अंदर d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होते, इनके अंदर d ऑर्बिटल वेकेंट प्रेजेंट होते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन को d ऑर्बिटल के अंदर एक्साइटेड करा सकते हैं। तो अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, आपका जो सिलिकॉन है उसके अंदर 3s2 और 3p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे ही मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, जैसे ही मैंने इसको एक्साइट कराया, सिलिकॉन का एक्साइटेशन क्या होगा, ये तो है ही है, इलेक्ट्रॉन वहां पे कर गया। इसके अलावा d ऑर्बिटल्स आप इसके पास एज इट इज वेकेंट पड़ा है, जिसके अंदर दूसरे एलिमेंट्स आकर रिएक्ट कर सकते। और यही रीजन है कि हमारा जो सिलिकॉन है वो SiCl6 नेगेटिव तक शो कर सकता है, यानी वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी 6 एलिमेंट्स को अपने साथ बॉन्डिंग में क्रिएट कर सकता है, 1, 2, 3, 4 और 5th और 6th यहाँ, ठीक है जी। ये बॉन्डिंग सारी की सारी हमने पढ़ी हुई है ना केमिकल बॉन्डिंग में, चैप्टर नंबर 4 में 11th क्लास में। तो मेरा कहने का पर्पस क्या है कि जो बोरोन और कार्बन है वो फर्स्ट एलिमेंट है, उनके अंदर भी ऑर्बिटल नहीं है, वो मैक्सिमम 4 की कोवेलेंसी शो कर सकते हैं। लेकिन जो आपके हेवियर एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फिर इंडियम, गैलियम, ये SiCl6 गैलियम Cl6 तक भी शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास p ऑर्बिटल है और वहां पे एक एलिमेंट जाकर अटैच हो सकता है, ठीक है जी। और दूसरी बात, इसी के अंदर कुछ बताना चाहूँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा
ऑक्टेट के बारे में सुना होगा। CCl4 को हम सफिशिएंट ऑक्टेट बोलते हैं और SiCl6 को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड ऑक्टेट। यानी इसमें अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, इसका जो वैलेंस शेल है सिलिकॉन के अंदर है 4 और क्लोरीन के अंदर कितने हैं 6, यानी टोटल 10। यहाँ पे कितने हैं 4 + 4 8, यहाँ पे भी कितने हैं 4 + 4 8 और BF4 की बजाय BF3 या AlCl3 देखने में ज्यादा मिलता है और 3 और 3 6, यानी डेफिशिएंट। ऐसा कुछ पढ़ा था ना हमने हाइड्रोजन वाली जब हाइड्राइड्स पढ़ा था ना, डेफिशिएंट ऑक्टेट, सफिशिएंट ऑक्टेट और ये कौन सा है आपका एक्सटेंडेड ऑक्टेट। तो खैर वो दूसरी बात है, पर्पस क्या है कि सिलिकॉन जो है वो अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकता है, वो अपने ऑर्बिटल्स उसके पास एक्स्ट्रा है, इसी वजह से उसकी कोवैलेंस 4 से ज्यादा होगी, जबकि इनकी कोवैलेंस सिर्फ 4 तक है। क्लियर है? और इसी एक पॉइंट से मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरे पास एक सेकंड पॉइंट अराइज होता है, इसी पॉइंट से मैं क्या बोल सकती हूँ, एनिमस बिहेवियर का इफेक्ट नंबर 1 ये था, इफेक्ट नंबर 2 क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी, और इस केमिकल रिएक्टिविटी से मैं क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास वैलेंट ऑर्बिटल नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, इसी वजह से हमारे जो एलिमेंट है थर्ड पीरियड के वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे ऐसा। सेकेंडली क्या बोल रही हूँ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैलेंट d orbitals, elements of second period यानी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब are less reactive than elements of third period, which are suppose aluminium, silicon और phosphorus and so forth। ठीक है जी, तो ये एनिमस बिहेवियर का सेकेंड है। थर्ड इफेक्ट है हमारा टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्डिंग। ये टॉपिक हम कल पढ़ते हैं, ये टॉपिक हम कल स्टडी करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम इतना सफिशिएंट नहीं है, 5 मिनट में कवर नहीं हो पाएगा। तो टिल नाउ हमने ऑलमोस्ट जनरल प्रॉपर्टीज जो है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेट ग्रुप की, वो सारी स्टडी कर ली है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दूसरी बात हमने पढ़ा कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उनका नेचर क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल और मैग्नेटिक ऑयल, और फिर हमने पढ़ा है उसका लास्ट में एनामलस बिहेवियर। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट कवर हो गई है। कल हम एक लास्ट में छोटा सा टॉपिक लेंगे मल्टीपल बॉन्डिंग, ये और उसके बाद हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे ठीक है जी। तो टिल नाउ I have completed the topic. If there is any kind of doubt, any kind of query, please let me know. Yes class, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज रेज योर हैंड।